कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट्स लिखे मेरे लास्ट केस के ऊपर जो भी हमने डिस्कशन किया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं लॉन्ग केस कर लूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारे टॉपिक्स भी भेजे आप लोगों ने। तो एक पहला जो मैंने नोट किया था वो था मेल एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वही कर लेती हूँ मेल एब्जॉर्प्शन। लेकिन मेल एब्जॉर्प्शन को सही से समझने के लिए ना आपको क्रॉनिक डायरिया का बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने इस तरह किया है कि पहले ना मैंने डायरिया का पूरा बना लिया लॉन्ग केस करके, फिर उसको ना नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा ना वो मेल एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जब लिख रही थी तो मैंने कहा कि पहले जाहिर बात है कि जब आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से एक्यूट और क्रॉनिक, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्यूट का भी मैंने थोड़ा सा लिख लिया क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि क्रॉनिक डायरिया ही है उसमें। तो आप उसके अगर मैकेनिज्म समझ लें कि क्रॉनिक डायरिया की कौन कौन से मैकेनिज्म है, उसमें किस तरह से हो रहा होता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके लिए ये लिख के रखा है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ क्रॉनिक डायरिया और एक्यूट डायरिया कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो मैं इसका करूँगी ना पार्ट, उसमें मेल एब्जॉर्प्शन पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा वो। ओके, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं सारे आपके जो भी आपने टॉपिक्स बताए थे मैंने नोट कर लिए। तो मैं पीयू और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें आप लोग ने कही हुई हैं, तो मैं कराती हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वही अगर आप डायरिया और मेल एब्जॉर्प्शन उसको तो हम फिर बाद में करेंगे, लेकिन अगर डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहे हैं ना, लॉन्ग केस मैंने इसलिए कर लिया है कि क्रॉनिक ही डायरिया के साथ जाहिर बात है कि वो आ रहा होगा आपके पास, जिसको आप मेल एब्जॉर्प्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो उसमें वो ये कि पहले बायोडाटा आपने ले लिया, नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक, ट्रैवल हिस्ट्री आपने ले ली। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अब क्या करेगा, फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स मल्टीपल टाइम्स अ डे, ये उसकी होगी। वेट लॉस हो रहा होगा अगर मेल एब्जॉर्प्शन है, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हिस्ट्री में आपने क्या पूछना पेशेंट से अगर डायरिया के साथ पेशेंट जाहिर है, सबसे पहले तो आप ऑनसेट ही पूछेंगे उसका, फिर ड्यूरेशन पूछेंगे, फिर पैटर्न, फिर एग्रवेटिंग फैक्टर्स, मतलब स्पेशली डाइट, कौन सी डाइट से हो सकता है कि उसको मेल एब्जॉर्प्शन हो रही हो किसी एक कंपोनेंट की डाइट की, तो उससे हो रहा हो, एंड रिलीविंग फैक्टर्स। फास्टिंग से बहुत सारे डायरियाज जो है ना, सिक्रीटरी डायरिया फास्टिंग से रिलीव नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो तो एंटेरोकोलोनिक जो वॉल है वहाँ से सिक्रीशन हो रही होती है ना, तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फास्टिंग से। लेकिन जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है ना, जो किसी मेल एब्जॉर्ब कंपोनेंट ऑफ डाइट की वजह से हो रहा होता है, तो फिर वो ऑस्मोटिकली जो है वो वाटर भी अपने साथ लेके एक्सक्रीट होता है, तो वो अगर फास्टिंग करें तो जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं खाएंगी, डाइट नहीं लेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। यानी ऑस्मोटिक डायरिया और सिक्रीटरी डायरिया में आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, एंड या चैलेंज दे सकते हैं अगर पेशेंट ने नहीं किया हो तो। एंड स्टूल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर डायरिया, ये भी पूछेंगे आप। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फीकल इनकॉन्टिनेंस, अब होता है ना बाज समझ में नहीं आ रहा होता पेशेंट क्या क्या रहा है, फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस हो रही है, उसको डायरिया हो रहा है, या फीवर, वेट लॉस, पेन, सर्टेन एक्सपोजर। फिर आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है ना कि उस डायरिया के साथ को फीवर भी हो रहा है क्या, वेट लॉस भी हो रहा है, पेन हो रहा है। सर्टेन एक्सपोजर से मतलब ये कि ट्रैवल की आप हिस्ट्री लेंगे। फिर मेडिकेशंस पूछेंगे, बहुत सारी मेडिकेशन है जिसकी वजह से हो सकता है डायरिया, एनसेड ले रहा है या एंटीबायोटिक्स ले रहा है, या फिर लेक्सेटिव्स ले रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद डायरिया, यानी कि कोई पर्सन है जिसको डायरिया है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट है। एंड कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन, अब जाहिर है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल भी तो मैनिफेस्टेशन हो सकती है ना, मतलब स्किन चेंजेस, आर्थ्राल्जिया, ओरल एप्टिस, अल्सर्स शुड बी नोटेड। अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और स्प्रू में इंडिकेट दोज पॉसिबिलिटीज, तो फैमिली हिस्ट्री भी जरूरी है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, अब सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप क्लियर करें ना कि उसको एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक डायरिया है। तो या सब एक्यूट से मतलब ये कि परसिस्टेंट उसको कहते हैं। तो पैसेज ऑफ एबनॉर्मली लिक्विड और अनफॉर्म स्टूल एट एन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, उसको डायरिया कहते हैं। स्टूल वेट मोर देन 200 ग्राम पर डे इज कंसिडर्ड एज डायरिया। फर्दर डिफाइंड एज एक्यूट इफ लेस देन 2 weeks,
2 वीक से कम की अगर हिस्ट्री है तो एक्यूट होगा। 2 to 4 वीक्स यानी कि 4 वीक से अगर कम है तो परसिस्टेंट डायरिया लेते हैं, लेकिन ये कि अगर 4 वीक से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको हम क्रॉनिक कहेंगे। सूडो डायरिया भी एक चीज़ होती है, और द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्टूल ऑफ्टन एसोसिएटेड विद रेक्टल अर्जेंसी एंड accompanied irritable bowel syndrome और प्रोक्टाइटिस। मतलब ये कि वो सूडो डायरिया इसलिए कहते हैं कि फ्रीक्वेंट पैसेज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल के होते हैं और वो रेक्टल अर्जेंसी की वजह से हो रहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या प्रोक्टाइटिस की वजह से। फीकल इनकॉन्टिनेंस इज द इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ फीकल कंटेंट्स एंड इट इज कॉज्ड बाय न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर स्ट्रक्चरल एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि पैराप्लीजिया में पेशेंट है, आपको सारी हिस्ट्री लेनी होगी जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उसको कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से उसको फीकल इनकॉन्टिनेंस हो रही है, जिसको पेशेंट डायरिया कह रहा है। Overflow diarrhea may occur in nursing home patients due to fecal impaction that is readily detectable by rectal examination। ठीक है, तो अगर fecal impaction हो जाए तो फिर overflow diarrhea हो सकता है, ज़्यादातर nursing home patients में ज़्यादा होता है। अब कैसे अप्रोच करेंगे आप टू अ पेशेंट विद acute diarrhea? केयरफुल हिस्ट्री लेस देन 2 वीक की आपको मिल रही है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें। जनरली अलाउ दीज कंडीशंस टू बी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम ट्रू डायरिया। A decision to evaluate acute diarrhea depends on the severity, duration and host factors। अब most episodes जो होती है ना डायरिया की, acute डायरिया की, वो सेल्फ लिमिटेड होती हैं, तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती कि आप जो है ना दर उसमें इन्वेस्टिगेशन कराना शुरू कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंडिकेशन जब बनती है acute डायरिया में इन्वेस्टिगेट करने की, जब ये चीज़ें हों। ठीक है, एक तो प्रोफ्यूज डायरिया विद डिहाइड्रेशन, इतना ज़्यादा डायरिया हो जाए कि डिहाइड्रेशन हो जाए उससे। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम वाटरी डायरिया। अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिट हुई थी, आईसीयू में करना पड़ता, सोचते हैं उसको 4-5 दिन से लूज वाटरी मोशंस नॉन स्टॉप थे। रेक्टल कैथेटर पे हमने डलवा दिया था उसको, और इतनी सिवियर डिहाइड्रेशन, फिर जाहिर है एक्यूट रीनल इंजरी, 5.6 उसका क्रिएटिनिन हो गया था, तो उसको फिर हमने रिहाइड्रेट किया, और उसको ना यूजीआई भी हुआ था, यानी सीवियर यूजीआई था, और गैस्ट्रोएंटराइटिस लग रहा था कि कॉलरा ही होगा। अभी तक उसकी कल्चर की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बाहर उसने बहुत जल्द रिस्पॉन्ड कर दिया मेडिकेशन को, और हमने उसको आईवी फ्लूइड वगैरह रिप्लेस किया, तो उसकी अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। क्रिएटिनिन 2.5 हो गई थी जब कल मैं राउंड पे गई थी। तो ऐसा डायरिया जो एक्यूट 4-5 दिन की हिस्ट्री है, लेकिन उससे इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, उसको आप एवेलुएट करेंगे। ग्रॉसली ब्लडी स्टूल, अब अगर ब्लड आ रहा है तो जाहिर बात है उसको तो नहीं छोड़ सकते, 4 दिन का है, 2 दिन का है। फीवर अगर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो रहा है डायरिया के साथ, तो आप करेंगे उसको। ड्यूरेशन अगर 48 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स हो गई है, और उसको ब्लड भी आ रहा है और फीवर भी है। रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल टॉक्सिन जो बनता है उसकी वजह से भी डायरिया होता है ना, तो वो भी फिर आप जो है ना हिस्ट्री लेके, अगर एंटीबायोटिक उस थोड़े दिन पहले ले रहा था वो पेशेंट, तो आप उसको भी एवेलुएट करेंगे। एसोसिएटेड सिवियर एब्डोमिनल पेन इन पेशेंट्स 50 ईयर्स ऑफ एज, अगर 50 या 50 से ज़्यादा की एज है और बहुत सिवियर पेन हो रहा है एब्डोमिन में और डायरिया भी है, तो भी आप करेंगे। एल्डरली पेशेंट है, उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, भले मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, उसको भी आप करेंगे। 8 इसकी है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसका आपने ज़रूर एवेलुएट करना है एक्यूट डायरिया, बाकी आपने नहीं करना। एक्यूट डायरिया मोर देन 90% जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहता है, एक्वायर्ड बाय फीकल ओरल ट्रांसमिशन और मोर कॉमनली बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड विद पैथोजेंस फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल फीसिस। अभी आप देखें क्या सैलाब है, अल्लाह कितनी बुरी हालत है, तो अफसोस होकर देख के। अब कितनी है वाटर बॉर्न डिजीजेज है ना, डायरिया और एंटेरिक फीवर, और बारिशें हुई हैं तो मलेरिया, डेंगू फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इतना आ रहा है ना हमारे हॉस्पिटल में, सारी जगह में लोग, कितनी कॉन्टामिनेशन और बहुत बुरी हालत है। तो कॉर्नर स्टोन ऑफ डायग्नोसिस इन सस्पेक्टेड ऑफ एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया इज माइक्रोबायोलॉजिक एनालिसिस ऑफ द स्टूल। ठीक है, आप उसकी डीआर करा के देखिए, माइक्रोबायोलॉजी कराएं। वर्कअप इंक्लूड्स नंबर 1 कल्चर फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन। ठीक है,
तो ये तो आपने करना है। नंबर 2, डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट। नंबर 3, इम्यूनोएसे फॉर सर्टेन बैक्टीरियल टॉक्सिन। अगर आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसने एंटीबायोटिक ली थी, 10-15 दिन पहले ही कोर्स खत्म हुआ है, तो सी डिफिसिल की टॉक्सिन आप कराएंगे। नंबर 4, इम्यूनोएसे फॉर वायरल एंटीजन्स, रोटा वायरस की एंटीजन कर सकते हैं। नंबर 5, इम्यूनोएसे फॉर प्रोटोजोअल एंटीजन यानी कि जियार्डिया एंड अमीबा हिस्टेरिटिका। 6, स्पेशल कल्चर्स फॉर एंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई, विब्रियो स्पीशीज एंड यर्सीनिया। तो वो आम कल्चर्स में नहीं आते हैं, फिर आपको लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। 7, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन स्टूल बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। मतलब ये इतने एडवांस मेथड्स हैं जिससे आप स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से आप करवा लेंगे। परसिस्टेंट डायरिया इज कॉज्ड बाय, परसिस्टेंट से मतलब ये है कि 2 वीक से ज़्यादा, 4 वीक से कम अगर हो रहा है तो जियार्डिया से हो सकता है। Other can be C. difficile, meaning Clostridium difficile with antibiotic use, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Campylobacter. इनसे persistent भी हो सकता है। 8 है, if stool studies are unrevealing, then flexible sigmoidoscopy and with biopsies and upper endoscopy with duodenal aspirates and biopsies may be indicated. मतलब ये कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा और फिर वो 4 वीक से ज़्यादा ही हो जाएगा ना, तो फिर आपने ये सब करना है। नंबर 9, structural examination by sigmoidoscopy, colonoscopy or abdominal CT scanning may be appropriate in patients with suspected non-infectious acute diarrhea such as might be caused by ischemic colitis, diverticulitis and partial bowel obstruction, ठीक है। तो ये chronic में ही जा रहा होगा। अब causes acute diarrhea की mostly 90% तो infectious causes होती हैं, ठीक है। First है infectious causes acquired by oral fecal transmission, commonly by ingestion of food or water contaminated with pathogens from human or एनिमल फीसिस। अच्छा, इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स, हमारे अंदर तो फीकल, सबके अंदर फीकल माइक्रोफ्लोरा है, मतलब 500 टेक्सोनॉमिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं और वही प्रोटेक्ट करती हैं, सप्रेस कर देती हैं फिर ग्रोथ ऑफ इंजेस्टेड पैथोजेंस को, जो हम रेजिडेंट फीकल माइक्रोफ्लोरा होते हैं। मतलब ऐसे इंजेस्टेड पैथोजन जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है, उसको वो सप्रेस कर देती हैं। तो आम लोगों में तो नहीं हो रहा होता है ये, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन अकर्स व्हेन द इंजेस्टेड एजेंट्स ओवरवेल्म द होस्ट म्यूकोजल इम्यून एंड नॉन इम्यून डिफेंसेस। तो अगर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि वो ओवरहैम कर दे माइक्रोफ्लोरा को, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्यूट डायरिया आपका ख़त्म हो गया। अब जो है ना, आपने करना है क्रॉनिक डायरिया। देख लेते हैं उसको। क्रॉनिक डायरिया वही जैसा मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, 4 weeks warrants evaluation to exclude serious underlying pathology. In contrast to acute diarrhea, most of the causes of chronic diarrhea are non-infectious. तो 90% जो है acute diarrhea infectious होता है, लेकिन chronic diarrhea non-infectious होता है मोस्टली। तो पहला जो है, अगर मैकेनिज्म वाइज हम देख लेना, तो 4 तरह से हो रहा होता है डायरिया। एक पहली कॉज आप देख लें सिक्रीटरी कॉजेस, यानी सिक्रीटरी डायरिया। दूसरा जो है वो है ऑस्मोटिक डायरिया, ऑस्मोटिक कॉजेज है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है उसका, अभी बताती हूँ। तीसरा है स्टिटोरियल कॉजेज या स्टिटोरियल डायरिया, और चौथा है इन्फ्लेमेटरी डायरिया। 5 हैं बल्कि इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेटरी, और छठा जो है वो होता है फैक्टिशियस कॉजेज। इसको भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप हिस्ट्री में आपको ऐसा शुबा हो रहा हो तो पहले देख लेते हैं कि सिक्रीटरी मैकेनिज्म से क्या मतलब है। अच्छा देखें, सिक्रीटरी से मतलब ये है कि डीरेंजमेंट हुई भी है एंटेरोकोलोनिक म्यूकोजा की, वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली वॉटरी। अब जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे ना, लार्ज वॉल्यूम फीकल आउटपुट्स। अब आप पूछें ना पेशेंट से कि उसको किस तरह का डायरिया हो रहा है, वॉटरी हो रहा है, बिल्कुल पानी की तरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लार्ज वॉल्यूम फीकल आउटपुट्स दैट आर टिपिकली पेनलेस एंड परसिस्ट विद फास्टिंग, ठीक है। पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता, कोई एब्डोमिनल पेन, टेनेसमस कुछ भी नहीं होगा, और परसिस्ट विद फास्टिंग। अगर कुछ ना भी खाए वो पेशेंट तो वो हो रहा होगा,
ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले बताया ये सिक्रीटरी की निशानी होती है, सिक्रीटरी डायरिया की, बिकॉज देयर इज नो मेल एब्जॉर्ब सॉल्यूट, तो कोई है ही नहीं ना, वो वहीं से सिक्रीशन हो जा रही है। कोलोनिक एंटेरोकोलोनिक म्यूकोजा में कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। बिकॉज देर इज नो मेल एब्जॉर्ब सॉल्यूट, जाहिर है मेल एब्जॉर्ब सॉल्यूट तो कोई नहीं है। स्टूल ऑस्मोलैलिटी इज अकाउंटेड फॉर बाय नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स और नो फीकल ऑस्मोटिक गैप। तो अगर हम ये करके भी देख लें, स्टूल इलेक्ट्रोलाइट भी सही होंगे इसमें, ऑस्मोलैलिटी भी सही होगी। अब ये किस किस चीज़ से होता है सिक्रीटरी डायरिया? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डायरिया है ना, ये जो मैकेनिज्म है कि एक डिजीज़ में 2-3 मैकेनिज्म से भी हो रहा होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ये समझ लें कि अगर ये सिक्रीटरी है तो यही डायग्नोसिस होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। ये आसान का है मेडिसिन, तो मेडिकेशन से हो सकता है सिक्रीटरी डायरिया। तो कौन कौन सी मेडिकेशन, मतलब रेगुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स जो क्रॉनिक डायरिया करवानी, हैबिचुअल यूज ऑफ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ठीक है। सबसे पहले तो आप पूछ लें कि आप लैक्सेटिव तो नहीं ले रहे, सेना, कैस्कैरा, बिस्कोडाइल, राइसिनोलिक एसिड जो कैस्टर ऑयल होता है वो देखना चाहिए, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल अब्यूज, आर्सेनिक इंजेक्शन, इससे भी जो है ना सिक्रीटरी डायरिया होता है। नंबर 2, हिस्ट्री लें आप, बाउल रिजेक्शन, म्यूकोजल डिजीज और एंटेरोकोलिक फिस्ट्यूला। अब आपको पता है ना एंटेरोकोलिक फिस्ट्यूला कहीं पे भी बना हुआ है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही होती है, इलियोस्टमी, कोलोस्टमी, तो वो बाउल रिजेक्शन अगर हुई भी है उसकी हिस्ट्री लें। बाउल रिजेक्शन, म्यूकोजल डिजीज और एंटेरोकोलिक फिस्ट्यूला, दीज कंडीशन में रिजल्ट इन सिक्रीटरी टाइप ऑफ डायरिया because of inadequate surface for absorption and secreted fluids and electrolyte। तो मतलब ये कि अगर काट दिया है इंटेस्टीन, मतलब क्रॉन्स इलियाइटिस था और रिजेक्शन लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ टर्मिनल इलियम निकाल दिया, तो बाइल एसिड जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि इतना कम सरफेस एरिया रह जाता है। फिर वो बाइल एसिड जो अनएब्जॉर्ब है वो स्टिमुलेट कर देते हैं क्लोनिक सिक्रीशन को, उसको कहते हैं chlorheric diarrhea। This mechanism may contribute to so-called idiopathic secretory diarrhea in which bile acids are malabsorbed. Partial bowel obstruction, ostomy, stricture or fecal impaction may paradoxically lead to increased fecal output due to fluid hypersecretion। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है पेशेंट की हिस्ट्री में तो आप समझ लें उसको सिक्रीटरी डायरिया हो रहा होगा, ठीक है, बाउल रिसेक्शन। नंबर 3, हार्मोन्स। अब ये बड़ी रेयर कॉजेज होती हैं लेकिन ये कि आपने दिमाग में तो रखनी है ना। Although uncommon, the classic example of secretory diarrhea are those mediated by hormones। Metastatic gastrointestinal carcinoid tumors। अब carcinoid tumor पे तो पूरा आपका केस आता है ना, आ सकता है। और प्राइमरी ब्रोंकियल कार्सिनॉइड, यानी कि मेटास्टैटिक कार्सिनॉइड ट्यूमर भी हो या प्राइमरी ब्रोंकियल कार्सिनॉइड हो, इट में प्रोड्यूस वाटरी डायरिया alone or as a part of carcinoid syndrome that comprises episodic flushing। पता है ना आपको, फ्लशिंग होती है, वीजिंग होती है, डिस्निया होता है, राइट साइडेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, यानी कि फ्लशिंग, वीजिंग, डिस्निया, राइट साइडेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज। तो डायरिया इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ इन सर्कुलेशन ऑफ पोटेंट इंटेस्टिनल सिक्रीटोगॉग्स इंक्लूडिंग सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड वेरियस काइनेंस। अब ये वहाँ से निकल रहे होते हैं तो सिक्रीटोगॉग्स हैं और ये जो है इंक्रीज कर देते हैं सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से सिक्रीटरी डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी तो उसमें भी तो हो रहा होता है ना डायरिया। गैस्ट्रिनोमा एक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूमर है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, टिपिकली प्रेजेंट्स विद रिफ्रैक्ट। जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा तो जो चीज़ हो रही है वो तो पेप्टिक अल्सर्स है ना, मल्टीपल पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनम में भी हैं, स्टमक में भी हैं, मल्टीपल हैं, और आप ओमिप्रोजोल वगैरह दिए जा रहे हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्टरी है। बट डायरिया में अगर इन 1/3 ऑफ द केसेस, और कभी कभार भी होता है अल्सर नहीं होता, डायरिया भी हो सकता है, यानी 10% केसेस में। डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम फैट malabsorbed owing to pancreatic enzyme inactivation by low intraduodenal pH। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इतना ज़्यादा एसिड आ जाएगा कि इंट्राड्यूडेनल pH इतनी लो हो जाएगी, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। द वॉटरी डायरिया, हाइपोकैलेमिया, एक्लोरहाइड्रिया सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड पैंक्रियाटिक कॉलरा, इसको कहते हैं, इज ड्यू टू नॉन बीटा सेल पैंक्रियाटिक एडिनोमा referred to as VIPoma that secrete
vasoactive intestinal peptide या VIP उसे कहते हैं, and a host of other peptide hormone including pancreatic peptide, secretin, gastrin inhibitory peptide, neurotensin, calcitonin, prostaglandins. Calcitonin भी induce करता है डायरिया। अच्छा, सिक्रीटरी डायरिया जो है मासिव होता है, स्टूल 3 लीटर्स पर डे से 20 लीटर्स पर डे तक हो सकता है। सोचें, लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन, न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन भी हो सकता है। क्यों? हाइपोकैलीमिया की वजह से। ठीक है, हाइपोकैलीमिया होगा तो फ्लैसिड पैरालिसिस होने लगेगी। मैं कंपनी वीआईपीओमा, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड में प्रेजेंट विद वाटरी डायरिया कॉज्ड बाय कैल्सिटोनिन। तो अब याद रखें कि मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जिसमें कैल्सिटोनिन की वजह से डायरिया हो रहा है। दिस ट्यूमर अगर स्पोरेडिकली इन 50% 25 to 50% केसेस एज अ फीचर ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A, यानी MEN1 टाइप 2A विद फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, सिस्टमिक मैस्टोसाइटोसिस। ठीक है, एसोसिएटेड विद स्किन लीजन, इसमें भी हो सकता है। अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा में कॉज सिक्रीटरी डायरिया मीडिएटेड बाय हिस्टामिन और इन्फ्लेमेटरी ड्यू टू इंटेस्टिनल इन्फिल्ट्रेशन बाय द मास्ट सेल्स। मतलब ये कि MEN1 2A उसमें मेडुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, उसके साथ आपको फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपरपैराथायरॉइडिज्म मिल सकता है। और इसके अलावा एक और डिजीज है सिस्टमिक मैस्टोसाइटोसिस, उसमें स्किन अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा उसको कहते हैं, उसमें भी हो सकते हैं। तो मतलब ये कि जब आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है ना, कहने का मतलब ये कि आपने स्किन लीजन्स भी उसके देख लेना है। अब फोर्थ उसकी जो कॉज हो गई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, ये बहुत रेयर है। इन आयन एब्जॉर्प्शन, defects in specific carrier associated with iron absorption cause watery diarrhea from birth, and these disorders include chloride या bicarbonate exchange, congenital chlorodiarrhea with alkalosis, and defective sodium and hydrogen exchange अगर इसमें प्रॉब्लम है with acidosis होगा। इसमें क्लोराइड बाइकार्बोनेट है तो एल्कोलोसिस, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है तो एसिडोसिस। सम हार्मोन्स डेफिशिएंसीज में भी एसोसिएटेड विद डायरिया, आपने पढ़ा होगा। मतलब ये कि एडिसोनियन क्राइसिस में भी तो डायरिया हो रहा होता है ना, डायरिया एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आता है और मतलब ये कि शॉक पे जा रहा होता है। ठीक है, तो हार्मोन डेफिशिएंसी कौन सी? एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, यानी कि एडिसन्स डिजीज दैट मे बी अकम्पनीड बाय हाइपरपिगमेंटेशन। ठीक है, प्राइमरी एडिसन्स डिजीज अगर होगी ना उसमें होती है हाइपरपिगमेंटेशन। क्यों? इसलिए कि अगर सेकेंडरी होगी तो ACTH ही नहीं बनेगा वहां से, पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ACTH की वजह से हाइपरपिगमेंटेशन होती है। अगर प्राइमरी डिस्ट्रक्शन है एड्रीनल मतलब कॉर्टेक्स की, वहां से ही नहीं बन रहा ये अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो क्या होगा, वहां से बनना बंद हो गया तो वहां पिट्यूटरी ग्लैंड से वो बनता रहेगा ACTH, तो हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी ACTH की, तो होता है हाइपरपिगमेंटेशन। अदरवाइज जो है ना, शियान सिंड्रोम में अगर आपको मिल रहा है जिसमें पिट्यूटरी नेक्रोसिस हुई होती है और उसकी वजह से सारे के सारे हार्मोन्स डेफिशिएंट होते हैं, तो उसमें फिर आपको हाइपरपिगमेंटेशन नहीं मिलती है, लेकिन उसमें एड्रीनल फेलियर उसमें भी हो रहा होता है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। सही याद आएगा तो मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, पहली कॉज थी मैकेनिज्म था सिक्रीटरी डायरिया, दूसरा मैकेनिज्म ऑस्मोटिक डायरिया होता है। ऑस्मोटिक कॉजेज, ऑस्मोटिक डायरिया क्या है कि मतलब अगर कोई पोरली एब्जॉर्ब इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट हो और वो एब्जॉर्ब ना हो तो वो फिर अपने साथ जो है ना ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट ड्रॉ कर लेगा इनफ फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन टू एक्सीड द रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द कोलन। ठीक है, और फिर इतनी कोलन की कैपेसिटी नहीं होगी उसको रीअब्जॉर्ब करे। फीकल वाटर आउटपुट इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू सच अ सॉल्यूट लोड, जितना ज़्यादा खाएगा ना पेशेंट उतना ज़्यादा डायरिया होगा। ये ऑस्मोटिक, अगर आप फास्टिंग करा दें पेशेंट को तो ऑस्मोटिक डायरिया रुक जाएगा क्योंकि वो फिर मैल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट वहाँ से हट जाएगा। लेकिन सिक्रीटरी डायरिया में अगर फास्टिंग कराएंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरिया होता रहेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ है, इससे आप पेशेंट से पूछें। ऑस्मोटिक डायरिया कैरेक्टरिस्टिकली ceases with fasting or with discontinuation of the causative agent। ठीक है, अब कौन कौन से फूड हैं जो मैल एब्जॉर्ब या न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एक्वायर्ड और कंजेनाइटल डिफेक्ट इन फ्लश वाटर डाइसैकेराइडेजेस,
जो एंजाइम्स है ना लैक्टेज वक्टेज वो कम हो गए एंड अदर एंजाइम may lead to osmotic diarrhea with low pH. One of the most common causes of chronic diarrhea is lactase deficiency. मतलब ब्रश बॉर्डर का एंजाइम ही वहाँ से गायब है lactase. Most patients learn to avoid milk products without requiring treatment with enzyme supplement. बहुत सारे पेशेंट आते हैं कहते हैं हम दूध पीते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है तो हम दूध नहीं पिएंगे, तो वो खुद ही उसको कराते भी नहीं है कोई इन्वेस्टिगेट और वो खुद ही निकाल देते हैं, ठीक है, तो उनको फायदा हो जाता है. Some sugars such as sorbitol, lactulose, fructose are malabsorbed and diarrhea ensues with ingestion of medications. अब sorbitol, lactulose, fructose, अब गम एंड कैंडीज होती हैं उसमें ये स्वीटेंड एजेंट होते हैं, तो गम और कैंडी खाने के बाद हो सकता है ऐसे लोगों को डायरिया जिसमें ऑस्मोटिक कोई प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट मैलअब्सॉर्प्शन की. ठीक है, तो दो हमने कर लिए कॉजेज या मैकेनिज्म, एक सिक्रीटरी कर लिया और एक हमने कर लिया मैलअब्सॉर्प्शन वाला यानी कि ऑस्मोटिक डायरिया. तीसरा जो है स्टिटोरियल कॉजेज. स्टिटोरियल मैकेनिज्म क्या है? फैट मैलअब्सॉर्प्शन में लीड टू ग्रीजी फाउल स्मेलिंग डिफिकल्ट टू फ्लश डायरिया. अब पूछना पड़ेगा ना पेशेंट से सारा कि किस किस्म का उसको स्टूल पास हो रहा है, फाउल स्मेलिंग है, ग्रीजी है, डिफिकल्ट टू फ्लश है. अभी सब तो हिस्ट्री नहीं दे सकेंगे ना, कितने पेशेंट तो इतने गरीब होते हैं वहाँ पे कहाँ फ्लश की वो होती हैं facilities. Often associated with weight loss, nutritional deficiencies due to concomitant malabsorption of amino acids and vitamin. ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें हो रहा होगा. Increased fecal output is caused by osmotic effects of fatty acids, especially after bacterial hydroxylation and to a lesser extent by the neutral fat. ठीक है, तो जो भी फैटी एसिड होते हैं उनकी बैक्टीरियल हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, उसकी वजह से फाउल स्मेल होती है और ग्रीजी होते हैं. ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टिटोरिया इज डिफाइंड एज स्टूल फैट एक्सीडिंग द नॉर्मल 7 ग्राम फैट पर डे एक्सक्रीट होती है नॉर्मली, तो वो उससे बढ़ जाए. रैपिड ट्रांजिट डायरिया में रिजल्ट इन फीकल फैट अप टू 14 ग्राम और बहुत सारे 32 ग्राम पर डे इन पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी. अगर किसी इनसफिशिएंसी हो जाए तो उसमें इतना ज़्यादा फैट एक्सक्रीट होता है. इंट्राल्यूमिनल मैलडाइजेशन, म्यूकोजल मैलअब्सॉर्प्शन और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये अलग कॉजेज हैं, अभी हम देख लेते हैं इसको. तो पहला है मतलब जिसमें स्टिटोरिया हो रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि फैट मैलअब्सॉर्ब्ड है. ठीक है, तो इंट्राल्यूमिनल मैलडाइजेशन पहली वजह है. इट रिजल्ट्स फ्रॉम पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी, मतलब पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स आ रहे हैं जो ड्यूडेनम में सेकेंड पार्ट पैनक्रियाटिक डक्ट खुल रही है, वो एंजाइम्स वहाँ से लेके आ रही है ना, कि जैसे ही काइम आता है एसिडिक तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है ना पैनक्रियाटिक एंजाइम. तो 90% जो है पैनक्रियाटिक सिक्रीटरी फंक्शन इज लॉस्ट अगर हो जाए. क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस रिजल्ट यूजुअली एज अ सीक्वल टू एथेनॉल अब्यूज. अब कोई अल्कोहल पीता रहता है और फिर उसको डायरिया शुरू हो गया, तो आप मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए स्टिटोरिया ही हो रहा होगा उसको, और पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आ ही नहीं रहे हैं पैनक्रियाज के एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करें. ठीक है, तो इंट्राल्यूमिनल इसको हम कह रहे हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन का कोई मसला नहीं है. वो एब्जॉर्प्शन का मसला इसलिए है कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है वहाँ पे, लेकिन एंजाइम्स ही उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे. ठीक है, अदर कॉजेज इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. जाहिर बात है अगर पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गई, स्टोन आके फंस गया वहाँ पे तो नहीं आ पा रहे हैं एंजाइम वहाँ से, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, सोमैटोस्टिनोमा. बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डीकॉन्जुगेट बाइल एसिड्स एंड ऑल्टर मिसल फॉर्मेशन. अब बाइल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाए तो वो बाइल एसिड को मिसल फॉर्मेशन ही नहीं करने देती. इम्पेयरिंग फैट डाइजेशन, इट अकर्स विद स्टेटस फ्रॉम ब्लाइंड लूप, स्मॉल बाउल डायबिटिकलम और डिसमोटिलिटी. तो अब इस वजह से जो है ना ब्लाइंड लूप सिंड्रोम होता है कि मिसल फॉर्मेशन नहीं होती, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जो है इसको डीकॉन्जुगेट कर देती है बाइल एसिड को. सही है. फाइनली सिरोसिस और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें हमने देखा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, इन सब में डायरिया हो रहा होता है ना, स्टिटोरिया हो रहा होता है. ऑब्स्ट्रक्शन में लीड टू माइल्ड स्टिटोरिया ड्यू टू डिफिशिएंट इंट्राल्यूमिनल बाइल एसिड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. म्यूकोजल मैलअब्सॉर्प्शन, अब इस वजह से भी तो हो सकता है ना. इट अकर्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एंटेरोपैथीज बट मोस्ट कॉमनली फ्रॉम सीलिएक डिजीज. म्यूकोजल एब्सॉर्प्शन
मतलब ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी उसका दूसरा नाम है. इट अफेक्ट्स ऑल एजेस एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विलस एट्रोफी and crypt hyperplasia in the proximal small bowel, can present with fatty diarrhea associated with multiple nutritional deficiencies. अब मतलब पहले तो ये समझा जाता था कि बहुत ही रेयर है, लेकिन आप यकीन करें इतनी कॉमन है. वही है, सस्पिशन आपको करना है. बात बच्चों में तो ये डायरिया और एनीमिया, स्टंटेड ग्रोथ भी अगर आपके पास कोई केस आ जाए उसमें भी सीलिएक डिजीज हो सकती है ना. तो आप लेकिन जो एडल्ट हैं उनमें सिर्फ एनीमिया के साथ भी प्रेजेंट हो सकती है सीलिएक डिजीज. कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनीमिया हो रहा है, माइक्रोसिटिक आयरन मालएब्सॉर्ब्ड, और मतलब तो फिर आप सीलिएक डिजीज सोचें. अगर वो सही भी नहीं हो रहा, आयरन भी दे रहे हैं आप, फिर भी सही नहीं हुआ, और फिर आप जो है ना टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज करा के देखें. अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपको जूजिनल बायोप्सी करानी चाहिए एंडोस्कोपी से. ठीक है. frequently present without steatorrhea, can mimic irritable bowel syndrome and has many GI and extra intestinal manifestation. ठीक है. तो जब मैल एब्जॉर्प्शन करेंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी. मतलब हेपेटाइटिस डर्मेटोफॉर्मिस ये कुछ है ना, या डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस कुछ होता है इसमें. Tropical sprue may produce a similar histologic and clinical syndrome but occurs in residents or travelers to tropical climate. अब देखिए एक चीज़ मुझे याद है कि जो सीलिएक डिजीज़ है ना, अगर आप वो करवा के देखें बायोप्सी और एट्रोफी मिल जाए आपको, विलाय और क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो, तो ये जो है ना दूसरी डिजीज़ में भी, मतलब ट्रॉपिकल स्प्रू में भी होगा ये, और भी जो मैल एब्जॉर्प्टिव कंडीशन है उसमें आपको मिल सकता है. तो डायग्नोस्टिक नहीं होता है ये. डायग्नोस्टिक क्या है कि आप ग्लूटेन को स्टॉप करा दें, ठीक है, और फिर दोबारा बायोप्सी करें 1 महीने के बाद, तो आप देखेंगे कि जो एट्रोफी विलाय थे वो दोबारा नॉर्मल होने लगेंगे. तो ये होता है डायग्नोस्टिक सीलिएक डिजीज़ के लिए. उसको चैलेंज देके ग्लूटेन आपने हटवा दिया डाइट से, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद किया तो आपको नॉर्मल विलाय मिलने लगे. दैट विल बी दी डायग्नोस्टिक फॉर सीलिएक डिजीज़. अगर छोटे छोटे आपको एट्रोफी मिल रहे हैं तो वो बहुत सारी डिजीज में हो सकते हैं. ठीक है. जिसमें से ट्रॉपिकल स्प्रू भी होती है. अब एब्रप्ट ऑनसेट होता है, रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक सजेस्ट एन इन्फेक्शियस एटियोलॉजी. तो विपल्स डिजीज होती है ना, एक बैसिलस से होती है, बैसिलस ट्रोफिराइमा विपिलाई. ठीक है. एंड हिस्टोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल बॉल म्यूकोजा. इट इज अ लेस कॉमन कॉज ऑफ स्टिटोरिया that most typically occurs in the young and middle-aged man. तो ये एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करेगा.